आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री को मज़ीद कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, उन ब्रांचेस के अंदर हम डिफरेंट किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन दैम। कि सपोज़ अगर हमारे पास कोई मैटर है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अगर जैसे हम कोई भी मैटर ले लेते हैं तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसका मास आ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, उसका ग्रेविटी आ जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीज़ें उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, उन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। अगर कोई हमारे पास मैटर है तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। वो सपोज़ अगर वाटर है हमारे पास, हम इस तरह से देख लेते हैं, हमारे पास अगर वाटर है तो वाटर के अंदर हमारे पास मज़ीद क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा। ठीक, यानी ये किससे मिलके बना है, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये क्या हो गया, इसकी कॉम्पोजिशन हो गई ये। इसके अलावा इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ जाएंगी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फर्दर ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ स्टडी करते हैं, लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन द केमिकल रिएक्शन। सपोज़ ये जो हाइड्रोजन हमारे पास था और ऑक्सीजन था, यहीं पर हम लिख देते हैं कि मेरे पास दो हाइड्रोजन H2 गैस थी और उसके साथ मेरे पास O2 गैस थी। आगे से जाके 2H2O फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से कंबाइन हुए हैं, इन्होंने किस तरह से रिएक्शन किया है और किस तरह से हमारे पास H2O फॉर्म हुआ है, ये सारी चीज़ें भी, ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एक नया कंपाउंड बन रहा होता है, ये सारी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा अगली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, हाइड्रो नाम से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, और कार्बन्स का मतलब है कि कार्बन की बात हो रही है, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, उनके डेरिवेटिव्स यानी उनसे मिलके जो भी कंपाउंड्स बने हैं उनके बारे में। सपोज CH3OH आ गया हमारे पास, CH3COOH आ गया। इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ते हैं, इन्हीं कंपाउंड्स की, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हीं कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी कॉम्पोजिशन, इनके रिएक्शन, इनकी प्रिपरेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर का मतलब है कि किन किन चीज़ों से मिलके बने हैं। ठीक, इन किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके अलावा कौन कौन से और एलिमेंट्स इसके साथ कंबाइन हुए हुए हैं। रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि अगर सपोज़ ये हमारे पास CH3OH है, ये अगर ये कर जाए किसी के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा प्रिपरेशन, अगर ये CH3OH बनाना है तो ये किस तरह से बनाना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं इसके अंदर, यानी ऑक्साइड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कार्बोनेट्स के बारे में नहीं पढ़ते, बाइकार्बोनेट्स के बारे में और साइनाइड्स के बारे में नहीं पढ़ते। इन सब के अलावा बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन सब की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। इसके अलावा ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाई, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस और मेडिसिन, ये सब भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हैं, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनके बारे में भी स्टडी करे होते हैं। अच्छा, अगली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ऑर्गेनिक की उलट है। ठीक, इनका मतलब आ जाता है नॉन। तो ये डील करती है, डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इसमें आ जाता है ग्लास, सिरामिक्स, सीमेंट, मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है अगर आप कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कहीं से, तो वो किस तरह से निकालेंगे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगली है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या किसी भी लाइफ से रिलेटेड। केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम जो भी केमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह से कोप अप कर रही है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी केमिकल्स हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, किस तरह से टूट रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास
प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म यानी उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं और कौन कौन सी नई चीज़ें सिंथेसाइज हो रही हैं यानी बन रही हैं। तो सपोज़ अगर हम कोई बर्गर खाते हैं तो उस बर्गर के बन में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उस बर्गर के चिकन के अंदर प्रोटीन है। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हमें किस तरह से एनर्जी दे रही हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और एनर्जी किस तरह से आ रही है किसी भी फूड से, वो सारी चीज़ें भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ कॉज हो रही है, डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी अगर हो गई है किसी भी बायोमोलिक्यूल की, सपोज़ कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई या प्रोटीन की कमी हो गई, उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ कॉज हो रही है, ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है ये ब्रांच? मेडिसिन्स में, एग्रीकल्चर में और फूड साइंसेस में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अगली ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें बन रही होती हैं, किन प्रोसेसेस के थ्रू बन रही हैं, वो सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में रीड करते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ के लिखा हुआ है डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। जितनी भी प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज हो रही हैं, मैन मेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरह से बन रही हैं, कौन से केमिकल प्रोसेस से बन रही हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स की, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की, कौन कौन से कंपाउंड्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और ये कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, फर्टिलाइजर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए और प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। ग्लास की प्रिपरेशन आ गई, सीमेंट की प्रिपरेशन, और बहुत सारी मेडिसिन भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो वो सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक। अच्छा, अगला उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसको, न्यूक्लियर को समझने के लिए पहले एटम को समझना ज़रूरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इतना देख लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई भी एटम होता है तो किस तरह से होता है वो। सपोज़ हमारे पास कोई भी एटम होता है तो इस तरीके से होता है कि उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक। अच्छा, न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पर करके बना लेते हैं। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इसके ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं डायरेक्टली तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, या तो फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं बहुत सारे, या तो फिर इसी न्यूक्लियस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होते हैं। यहाँ पर क्या कह देते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि अगर हम इस पर बॉम्बार्ड करवाएं कोई भी एलिमेंट, इसके अंदर से कुछ अलग से रेज निकल के आती हैं, तो एक्स रेज जिन्हें हम कहते हैं, तो वो वाला जो फिनोमेना होता है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोसेसेस जो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिन में डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे। मतलब डायग्नोसिस का मतलब ये होता है, सपोज़ आपको कोई बीमारी है तो कौन सी बीमारी है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम डायग्नोसिस करते हैं, तो उसके लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रही होती हैं रेडियो एक्टिव रेज। इसके अलावा फूड को प्रिजर्व करने के लिए कि फूड जो है वो स्पॉइल ना हो, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर अगर बनानी है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, तो माहौल के बारे में जितनी भी स्टडी होगी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सपोज़ एसिड रेन वगैरह होती है, तो वो किस वजह से हो रही है, और आपके कौन कौन से गैसेस हैं, कौन कौन से ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से हो रही है। सपोज़ फैक्ट्रीज़ या तो फिर इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में बहा देते हैं, उसकी वजह से जो पानी होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटीरियल एंड द इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। कि सपोज़ कोई भी टॉक्सिक मटीरियल था या कोई भी केमिकल मटीरियल था, तो उसकी वजह से कौन से इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं किसी भी एनिमल पे, किसी भी प्लांट पे, या फिर उसके एनवायरनमेंट पे, तो वो सारी चीज़ें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। पर्सनल हाइजीन, जो हमारी पर्सनल सफाई का ख्याल होता है, ये सारी चीज़ें, पॉल्यूशन वगैरह, हेल्थ हैज़र्ड्स यानी कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना, यानी कोई भी कंपाउंड चेक करना कि वो कंपाउंड, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, ठीक। ये हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, सपोज़ हमने कोई भी कंपाउंड को स्टडी करना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब सपोज़ हमने प्रिपेयर तो कर लिया
कोई भी कंपाउंड, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं उसको। तो ये क्या होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। कंपोनेंट्स के बारे में, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट कितना, किस हद तक प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, या फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। कुछ टेक्निक्स होती हैं, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल नाम से पता चल रहा है कि मेडिसिन के बारे में स्टडी होगी, ठीक। तो मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में, या फार्मास्यूटिकल जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है डील्स विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। तो कि कोई भी मेडिसिन अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। फार्माकोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जाके क्या क्या काम कर रही है, ये सारी चीज़ें मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं। और कहाँ पर काम आती है ये, इन द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी ड्रग्स बनाने के लिए काम आती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट फार्मेसी के जितने भी एजेंट्स होंगे उनको बनाने के लिए काम आएगी। इसके अलावा क्वांटम केमिस्ट्री है, ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड है। इसके अंदर हम फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन, फ़िज़िक्स की मैकेनिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फ़िज़िक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फ़िज़िक्स के लॉज होते हैं, उसके मॉडल्स होते हैं, उनको हम केमिस्ट्री के अंदर अगर यूज़ करेंगे तो वो फिज़िकल केमिस्ट्री हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी, ठीक। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। नाम से पता चल रहा है कि ये किसी इन्वायरमेंट के बारे में ही बात हो रही है किसी हद तक। अच्छा, इसमें क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज ऑफ लेस हैज़ार्डस सब्सटेंस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करे एनवायरनमेंट को। अब ग्रीन केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं जिसकी मदद से जो हैज़ार्ड कॉज हो रहा था, जो भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था, वो कम किस तरह से हो सकता है, ठीक। अच्छा, इसका ही दूसरा नाम है सस्टेनेबल केमिस्ट्री। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं। सेफ़र केमिकल, पॉलीफेनिसफ्लॉन, लेस हैज़ार्डस कंपाउंड, ये हमारे पास पॉलीकार्बन्स होते हैं, ये सेफ़र सॉल्वेंट्स होते हैं, ये सब ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, इस ब्रांच का मेन पर्पस क्या होता है, इज़ टू यूज़ वेस्ट मटीरियल एफिशिएंटली एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री से अगर कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं, किस तरह से रीयूटिलाइज कर सकते हैं हम, और उससे हम कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन्वायरमेंट पे।